रिद्धि सिद्धि के दाता बुद्ध के देव भगवान लंबोदर को प्रणाम करता हूँ, माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम राज सिंह आड़ा है। आरएस एजुकेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए इस चैनल पर जो हमने क्लासेस शुरू कर रखी है, उन क्लासों में आज का जो हमारा टॉपिक इतिहास से संबंधित है। आज हम इतिहास का टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नेम है सिंधु घाटी सभ्यता। इसका दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। ये टॉपिक शुरू करें उससे पहले हम सभ्यता को स्पष्ट कर लेते हैं कि सभ्यता है क्या। सभ्यता का मोटा मोटा अर्थ अगर जैसे हम पढ़ते हैं, वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं, जैसे हम सभ्यता की बात करें तो देखें आप, जैसे सीरियल देखते हैं रामायण। रामायण काल में शिक्षा कैसे ग्रहण करते थे, रामायण काल में वैवाहिक स्थितियां क्या थी समाज में, जैसे समाज में विवाह किस प्रकार से होते हैं, जैसे उस टाइम पर स्वयंवर प्रथा दिखाई जाती है। फिर राजनीतिक जीवन की बात करते हैं तो भाइयों में किस प्रकार से सिंहासन को लेकर दो भाइयों के बीच में मतभेद होते हैं कि यहां पर बड़ा भाई राज्य छोटे भाई के लिए राज्य छोड़ता है, पर छोटा भाई राज्य लेना नहीं चाहता। इसी प्रकार से राजनीतिक जीवन ये था। धार्मिक जीवन कैसा था, धर्म के प्रति क्या भावना थी, धर्म अधर्म के बीच में लड़ाई होती है, धर्म की जीत होती है, ये पढ़ते हैं हम वहां पर। जैसे उसी के बाद हम महाभारत काल की बात करते हैं। रामायण कालीन सभ्यता का अंत होता है। अब बाढ़ की वजह से होता है, किसी की वजह से होता है, अंत हो गया। उसके बाद में जैसे महाभारत कालीन पढ़ते हैं तो वहां पर अगर उन्हीं स्थितियों को वहां पर देखेंगे, उनको रखकर देखेंगे तो कुछ उसमें विभिन्नताएं मिलती है। तो ये एक परंपरा थी। अब सिंधु सभ्यता की जब हम बात करते हैं, भारतीय इतिहास हम पढ़ना शुरू करते हैं, जब मानव सभ्यता शुरुआत होती है, मानव सभ्यता की शुरुआत होती है तो वहां पर मानव को आखेटक बताया गया है। भोजन संग्रहणकर्ता के रूप में उसकी छवि प्रदर्शित की जाती है कि मनुष्य केवल भोजन संग्रहण का कार्य करता था। चाहे वो जंगल से फल फ्रूट लाना हो, चाहे वो शिकार करना हो, यही उसका कार्य था। मगर धीरे धीरे परिवर्तन होता है। जैसे पहिए का विकास हुआ, अग्नि का विकास हुआ, धीरे धीरे बस्तियां बसने लगी, बस्तियां नगरों का स्वरूप लेती गई। अब ये नगर बसे नदी घाटियों के किनारे। इनका बसने का भी एक कारण था, नदी घाटियों के किनारे ही क्यों बसे, क्योंकि वहां पर जल की उपलब्धता थी और उपजाऊ जमीन थी। जल की उपलब्धता और उपजाऊ जमीन की वजह से वहां पर पशुओं का भी आवास था। जिन पशुओं को पाला जा सकता था वो पशु वहां पर जैसे घास खाने के लिए गाय है, भैंस है, बकरी, ये वहां पर रह सकते थे। और इंसान उनको पालकर अपनी जीविका के लिए उन जानवरों को पाल लेता था। तो यहाँ पर वो बस्तियां, वो नगर बसने लगे। इन नगरों में धीरे धीरे पशुपालन और कृषि के अलावा व्यापार भी होने लग गया। वस्तु विनिमय होता था। हम पढ़ते हैं वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार परंपरा की शुरुआत होती है। अब ये स्वरूप था। तो उस टाइम पर समाज में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। आगे हम जैसे 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 इसको पढ़ेंगे ये क्लियर होता जाएगा। ये एक सभ्यता थी। अब इसके बारे में ज्यादा अनुमान, केवल अनुमान लगाए गए हैं, क्योंकि सिंधु सभ्यता के जो लिखित साक्ष्य मिले हैं उनको पढ़ा नहीं गया है। सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक लिपि, जिसको बुस्टोफेदन भी कहते हैं, मतलब चित्र बने हुए हैं, चित्रात्मक लिपि है, चित्र बने हुए। उन चित्रों के भाव को पढ़कर ही उस समय के बारे में अनुमान लगाया जाता है। अब उन चित्रों को देखकर कोई इतिहासकार क्या मत प्रकट करता है, कोई इतिहासकार क्या मत प्रकट करता है, उनको पढ़कर, जो वो लिपि है उसको, लिपि को स्पष्टतः पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण नहीं किया गया है। इसके उलट जब हम वैदिक सभ्यता को पढ़ते हैं तो वहां पर, क्योंकि वेदों की भाषा संस्कृत और संस्कृत को अभी तक पढ़ा जाता है, उसका अर्थ समझने में आता है, तो उसके बारे में सारे प्रमाण मौजूद हैं। इसके बारे में ज्यादा प्रमाण मौजूद नहीं। अगर जो प्रमाण, लिखित प्रमाण है, वो पढ़े नहीं जा सके, अर्थ ग्रहण नहीं किया जा सका। तो सिंधु सभ्यता की हम बात कर रहे हैं। भारत में जैसे सिंधु सभ्यता की अब शुरुआत कहां से होती है, तो शुरुआत ये बात है सन 1856 की, जब अंग्रेजों का भारत में राज था, अंग्रेजी हुकूमत थी। उस टाइम पर भारत में रेल की पटरियां बिछाने का काम चल रहा था। कराची से लाहौर के बीच में रेल सेवा के लिए पटरियां बिछाई जा रही थी। उस काम को देख रहे थे दो भाई थे, जॉन बर्टन, विलियम बर्टन, 1856 में। अब रेल की पटरी काम चलते चलते वहां पर कुछ ईंटें वगैरह की जरूरत पड़ी, ईंटें कम पड़ी, तो विलियम बर्टन ने जाकर बोल दिया कि सामने वो टीला है, उस पर कुछ ईंटें को टिकड़े दिखाई दे रहे हैं, तो आप वहां से लाकर निकाल दो। मजदूर गए, वहां से ईंटें निकालने गए, एक दो नहीं, वहां से हजारों ईंटें निकाल ली, फिर भी और निकलती जा रही थी। तो इस चीज को लेकर उनके दिमाग में कुछ संशय उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपने उच्चाधिकारियों को इसके बारे में सूचना दी। अभी काम चलता गया, मगर कुछ समय बाद में क्या होता है, भारत में 1857 की क्रांति शुरू हो जाती है और ये काम धीरे से रुक जाता है और अंग्रेज सरकार उस क्रांति के दमन में बिजी हो जाती है।
अब उसके कुछ साल बाद सन 1861 में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है और उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को जैसे इस बात की सूचना मिलती है वो वहां का दौरा भी करते हैं। अब सन 1861 के बाद में फिर इस साइड में कुछ ध्यान नहीं दिया जाता है। फिर आगे जाकर जब सन 1904 में जॉन मार्शल, जो कि पुरातत्व एवं भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष बनते हैं, और वो फिर 4 से 5 जनों की एक टीम बनाते हैं, जिसमें राखलदास बनर्जी, राय बहादुर दयाराम साहनी, मार्टिन व्हीलर, माधव स्वरूप वत्स, ऐसे करके 4-5 जनों की टीम बनाते हैं और इनको एक कार्य सौंप देते हैं कि भारत में ऐसे पुरातात्विक स्थल और कहां-कहां पर है, आप उनका पता लगाइए। क्योंकि जब हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो राय बहादुर दयाराम साहनी का नाम आता है उसके खोजकर्ता में। तो ये 5 जनों की टीम बनाई थी और इन्होंने ऐसे ही अलग अलग स्थलों की खोज करना शुरू कर दिया। ये तो हुआ इसका इतिहास। अब बात करते हैं, क्योंकि किसी भी सभ्यता को हम पढ़ते हैं तो उस सभ्यता की एक तो हमें उत्पत्ति पढ़ना है, किस सभ्यता की उत्पत्ति कहां से होती है, उत्पत्ति के संबंध में क्या मत है इतिहासकारों के। दूसरा कि इस सभ्यता के स्थल कहां कहां पर मिले हैं, अगर स्थल मिले हैं तो उन स्थलों में भवन योजना क्या थी, नगर विन्यास कैसा था। दूसरा वहां का सामाजिक जीवन कैसा था, वहां का राजनीतिक जीवन कैसा था, वहां का आर्थिक जीवन कैसा था। अगर मोटे मोटे तौर पर मैं बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रारंभिक प्रमाण मिलते हैं, जो प्रारंभिक डाटा है, उनके अनुसार करीब 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ इसको बताया है। अब जैसे जैसे नए स्थल और मिलते जा रहे हैं तो इसका और विस्तार हो गया। अब जैसे उत्पत्ति की बात करते हैं, क्योंकि जैसे केवल सिंधु सभ्यता से सिंधु सभ्यता की मैं बात करता हूं, उत्पत्ति जैसे तो जॉन मार्शल और मार्टिन व्हीलर, ये 2 विद्वान इतिहासकार, इनका जो मानना है कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति जो मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता है उससे मानते हैं। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि उत्खनन में जो चीजें यहां पर मिली है उनकी समानता वहां की सभ्यता से मिलती है। जैसे मेसोपोटामिया में बेलनाकार मोहरें हुआ करती थी और भारत में भी जब कालीबंगा का उत्खनन होता है तो यहां पर भी बेलनाकार मोहरें मिलती है, वहां की मोहरें यहां पर मिलना मतलब यहां के और वहां के व्यापारियों के बीच में आपस में संबंध थे तो दोनों की संस्कृति में भी मेल मिलाप हुआ होगा। तो ये मार्टिन व्हीलर जॉन मार्शल का मत है कि सिंधु सभ्यता जो है वो मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता का ही हिस्सा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैसे स्टुअर्ट फिगट है, आल्चिन सैफ है और सर्विस है, रफीक मुगल है, रोमिला थापर है, इनका मानना है कि ये ईरानी बलूच संस्कृतियां हैं जो उनका मिश्रण है, ईरानी बलूच संस्कृतियों का मिश्रण है या उन्हीं का पार्ट है, मतलब उस सभ्यता में और इस सभ्यता में कुछ समानता है, ये इससे उत्पत्ति बताते हैं। जबकि आल्चिन मॉल्स है, जो आल्चिन ये जो इतिहासकार है आल्चिन महोदय, वो भारतीय उत्पत्ति के भाई सिंधु सभ्यता की जो उत्पत्ति वो यहाँ भारतीयों से हुई है या न कोई बाहर से आए हैं, ये केवल यहाँ भारतीय उत्पत्ति के मत को स्वीकार करते हैं। और भी जो विद्वानों के मत है वो जब मैं आपको नोट्स बनाऊंगा उसमें आपको विस्तार से लिखवाऊंगा। अब जब उत्पत्ति के बारे में अब इसके बाद में चलते हैं कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कहां कहां पर मिलते हैं। तो क्योंकि सिंधु नदी के किनारे सबसे पहला स्थल जो इसका खोदा गया था वो था हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के अगर बड़े बड़े जो सबसे प्रमुख 6 नगर है, ये भी एक प्रश्न है, ध्यान में रख लें। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े 6 नगर को क्रमशः अरेंज करिए, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो सबसे पहला जो नगर आता है वो आता है मोहनजोदड़ो, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है मोहनजोदड़ो। उसके बाद में आता है हड़प्पा, उसके बाद में आता है धोलावीरा, उसके बाद में आता है कालीबंगा, उसके बाद में आता है राखीगढ़ी और उसके बाद में आता है घनेरीवाल। इसमें से कालीबंगा और